हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 2 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836336 नंबर व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। अब हम समझते हैं लेसन नंबर 3 का इंट्रोडक्शनल वीडियो। लेसन नंबर 3 क्या है? रियल इनकम और नॉमिनल इनकम में क्या क्या डिफरेंस होता है, क्या होता है रियल इनकम, क्या होता है नॉमिनल इनकम, ये इस टॉपिक के बारे में है। तो इस कंप्लीट चैप्टर में हम बात करेंगे इनकम के बारे में। अब सबसे पहले समझते हैं इस कंप्लीट चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव, यानी कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें क्या क्या समझ में आएगा, क्या क्या सीखने को मिलेगा, वो डिस्कस करते हैं। तो पहला टॉपिक क्या है? द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग इन द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। यानी कि जब हम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास जो नेशनल इनकम है उसकी अकाउंटिंग का क्या रोल होता है। क्यों हम नेशनल इनकम निकालते हैं? एक कंट्री की ग्रोथ चेक करने के लिए, ठीक है, एक कंट्री के अंदर स्टेबिलिटी चेक करने के लिए, या फिर एक कंट्री के अंदर ओवरऑल इकोनॉमिक हालत कैसी है सब चीज चेक करने के लिए। तो वो हम डिस्कस करेंगे। दूसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या आता है? द कैलकुलेशन ऑफ ऑल थ्री मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग जीडीपी। हमें वो सारे तीनों मेथड से जीडीपी निकालना जो है वो तो हमने सीख लिया था नेशनल इनकम वाली वीडियो में, इससे पिछली वीडियो में, जहां पे मैंने आपको प्रोडक्शन मेथड भी सिखाया, इनकम मेथड भी सिखाया, एक्सपेंडिचर मेथड भी सिखाया। तीनों मेथड से मैंने आप लोगों को, ठीक है, नेशनल इनकम निकालना सिखा दिया था। अब हम नेशनल इनकम निकाल के देखेंगे। तीसरा पॉइंट क्या आता है? द डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल एंड रियल इनकम। जो इस चैप्टर का नाम है कि नॉमिनल इनकम और रियल इनकम में क्या फर्क होता है वो डिस्कस करते हैं। क्योंकि ऊपर के दो ऑलमोस्ट आप लोगों को पता है, क्योंकि ये सब जो है थोड़े वो टॉपिक जो है पिछली वीडियोस में हो चुके थे, लेकिन ये बिल्कुल नया है कि नॉमिनल इनकम क्या होती है, रियल इनकम क्या होती है। अब थोड़ा इसको समझते हैं डीप में कि भैया ये नॉमिनल इनकम और रियल इनकम चैप्टर पढ़ तो रहे हम, लेकिन इसका है क्या मतलब, क्या होता है नॉमिनल और रियल इनकम का। जैसे देखो, हम सब जानते हैं इन्फ्लेशन लगातार बढ़ता है, यानी कि महंगाई लगातार बढ़ती है, पर महंगाई बढ़ने का रीजन क्या होता है वो समझने की कोशिश करते हैं। देखो होता क्या है, जब एक कंज्यूमर या फिर जो हमारे फैक्टर प्रोडक्शन है, जैसे लेबर हो गए, ठीक है, या फिर एम्प्लॉइज हो गए, कि अपने सैलरी को बढ़ाने की बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम सब जानते हैं जब एक प्रोड्यूसर किसी भी आउटपुट को प्रोड्यूस करना चाहता है उसे कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चाहिए होते हैं। जैसे कि उसे क्या चाहिए? उसे चाहिए भाई लैंड लेना पड़ेगा, उसे लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए उसे, ठीक है, कैपिटल के अलावा उसे क्या चाहिए? एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये चार चीजें चाहिए। लैंड के बदले एक प्रोड्यूसर जो है वो रेंट पे करता है, लेबर के बदले वो या तो वेजेस देगा या फिर सैलरी देगा, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट देता है, और एंटरप्रेन्योर के बदले प्रॉफिट पे करता है। तो ये चार चीजें जो है ना वो सोसाइटी से लेता है, और इन चीजों के बदले वो कुछ ना कुछ फैक्टर पेमेंट देता है। अब समझते हैं हम सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू से लेबर को, कि भाई लेबर को या तो वेजेस मिलेंगे या फिर क्या मिलेंगे? सैलरी। अब ये जो है ना वो सेटिस्फाई नहीं होता किस चीज से? अपनी इनकम से। तो ये क्या बोलता है प्रोड्यूसर को कि भाई मेरी इनकम बढ़ाओ तभी मैं काम कर पाऊंगा, यानी कि या तो मुझे वेजेस, या तो मेरी वेजेस बढ़ा दो या मेरी सैलरी बढ़ा दो। ठीक है, ऐसा लगता है कि जब अगर इसकी वेजेस बढ़ जाएंगी, इसकी सैलरी बढ़ जाएगी, तो ज्यादा कंजप्शन कर पाएगा, ज्यादा सेटिस्फाई हो पाएगा। लेकिन हुआ क्या, ये समझते हैं थोड़ा ध्यान से। अगर एक प्रोड्यूसर वेजेस और सैलरी बढ़ा देता है तो उसे क्या बढ़ेगी? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि उसको पेमेंट फालतू करनी पड़ रही है। तो अब जो वो गुड्स बनाएगा और जो सर्विस बनाएगा उसके लिए वो हायर प्राइस चार्ज करेगा इकोनॉमी के अंदर। यानी कि वही कंज्यूमर जिसकी उसने इनकम बढ़ाई है, अगर अब उसे इस कंपनी के गुड्स खरीदने हैं या सर्विस खरीदनी है तो उसे महंगा रेट देना पड़ेगा उस चीज के लिए। अब महंगा रेट देना पड़ेगा तो इसका मतलब क्या है कि इन्फ्लेशन इस तरीके से बढ़ता है। यानी कि दोनों जो है एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होकर काम करते हैं। इनकम बढ़ाई इसने कंज्यूमर्स की, लेबर की, ठीक है, अब वही कंज्यूमर इसके प्रोडक्ट यूज करने आएंगे, ये प्रोडक्ट को महंगे बेचेगा। क्यों? क्योंकि उसने फालतू पैसा दिया था उन्हीं गुड्स को बनवाने के लिए। तो क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा तो प्रॉफिट को सेम रखने के लिए भाई से अपना प्राइस बढ़ाना पड़ेगा। तो इस तरीके से दोनों काम करते हैं। तो अब बात में इसका रियल इनकम और नॉमिनल इनकम से क्या मतलब है? तो हुआ पता है क्या? उसकी इनकम बढ़ी सिर्फ नाम के लिए, इसी को बोलते हैं नॉमिनल इनकम। कि भाई पहले अगर आप सुनोगे, जैसे कि अगर आप एक जनरेशन ऊपर चले जाओ, ठीक है, जिसमें हमारे पेरेंट्स रहते थे, वो बोलते थे कि भाई उस टाइम पे ना 500 रुपए भी जो है वो सफिशियंट होता था गुजारा करने के लिए। 500 रुपए, 1000 रुपए, मतलब उनके बचपन में 500 1000 रुपए की वैल्यू बहुत ज्यादा होती थी। या फिर आप कुछ नंबर देते हो तो उस टाइम पे थी सही में वैल्यू बहुत ज्यादा 500 1000 की। लेकिन आज के टाइम में क्या है, अगर 500 का नोट जो है वो खुला हो गया ना, वो पैसे टिकते नहीं है, इतनी वैल्यू गिर चुकी है। 500 के नोट की बात कर रहा हूं मैं, 100 की तो बात ही नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये हालात आ चुके हैं। तो मैं यहाँ पे क्या समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि भाई 500 रुपए की वैल्यू जो थी, ठीक है, वो उनके जमाने में बहुत होती थी। एक टाइप पे एक फैमिली का घर चल रहा था 500 रुपए में। लेकिन आजकल क्या है, 15 20 हजार 30 हजार वो भी कम पड़ रहे हैं। ठीक है, क्यों कम पड़ रहे हैं? क्योंकि
अब बात है इतनी इनकम बढ़ने वाली कम बढ़ रहे हैं, क्योंकि इनकम बढ़ी है, सिर्फ कैसी इनकम बढ़ी है, नॉमिनल इनकम, रियल इनकम नहीं बढ़ी, क्योंकि जिस रेट से इनकम बढ़ी उस रेट से महंगाई भी बढ़ी है। भाई मैंने जो खुद है, ठीक है, वो दूध का रेट है ना ऑलमोस्ट 18 से 20 रुपए किलो देखा हुआ है, और आज वही दूध का रेट 70 रुपए किलो पे जाके पहुंच गया है। तो भाई जब महंगाई बढ़ रही है तो इनकम तो कम बढ़ेगी, तो इसी को बोलते हैं नॉमिनल इनकम। अब बात है फिर रियल इनकम क्या होता है? रियल इनकम होता है जब सही में एक कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है, और वो कब बढ़ेगी? ठीक है, जब महंगाई ना बढ़े, सिर्फ इनकम बढ़े, यानी कि वो एक्चुअल में ज्यादा कंजप्शन कर पा रहा है। क्योंकि अगर आपने इनकम बढ़ा दी, दूसरी तरफ महंगाई बढ़ गई, सपोज करो 6% से इनकम बढ़ी, 6% से इन्फ्लेशन राइज कर गया, तो इनकम क्या बढ़ी? 0%। और अगर ये हो कि इनकम बढ़े 10% से और महंगाई बढ़ जाए 6% से, तो अब मैं पूछता हूं कि 4% से उसकी इनकम राइज हुई है, उसकी इनकम में राइज आया है। तो ये चीज होती है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रियल इनकम और नॉमिनल इनकम में डिफरेंस। तो रियल इनकम, जब इनकम एक्चुअल बढ़े, और इनकम एक्चुअल बढ़ने का मतलब क्या है कि अब जो है एक कंज्यूमर जब ज्यादा गुड्स को बाय कर पाएगा, ज्यादा सर्विस को बाय कर पाएगा, उसको हम बोलते हैं कि हाँ रियल इनकम जो है उसकी बढ़ी है। लेकिन अगर नॉमिनल बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है कि जितनी कंजप्शन पहले कर पा रहा था उतनी बाद में कर पाएगा। अब समझते हैं आगे इस चीज को। जो हमारा फोर्थ लर्निंग ऑब्जेक्टिव वो क्या है? हेल्प्स टू डिटरमाइन द लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी एंड इट्स वे फॉरवर्ड। हम समझेंगे कि जीडीपी के नुकसान क्या होते हैं, क्या जीडीपी गलत ग्रोथ तो नहीं दिखाता, वो सब डिस्कस करेंगे, ठीक है, इस सीरीज के अंदर। तो ये 4 हमारे क्या है लर्निंग ऑब्जेक्टिव। अब चलते हैं इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन वाले पार्ट पे। जैसे हमारा इंट्रोडक्शन खत्म होगा, हमारी जो ये वाला चैप्टर है उसका इंट्रोडक्शन खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर हम डीप में बात करेंगे साइड टॉपिक्स के बारे में। अब एक शुरू करते हैं पहले फिजिकल पॉलिसी से। अब फिजिकल पॉलिसी क्या है? तो फिजिकल पॉलिसी इन्वॉल्व्स डिसीजन अबाउट गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन। जहां पे हम बात करते हैं गवर्नमेंट डिसीजन के बारे में। अब डिसीजन किस चीज को लेके? एक तो स्पेंडिंग, की गवर्नमेंट अपना पैसा कहां कहां खर्च कर रही है। जैसे हम सब जानते हैं गवर्नमेंट जो है वो अपना बजट बना के चलती है, और हर साल क्या 1 फेब को बजट आ जाता है, जहां पे गवर्नमेंट ये दिखाती है कि वो किस सेक्टर में कितना कितना पैसा खर्च करने वाली है, किस जगह पे कितना कितना पैसा खर्च किया जाएगा, वो सब वहां पे क्या होता है डिटरमाइन किया जाता है। दूसरा टैक्सेशन, यानी कि टैक्स किस रेट पे रहने वाला है। जैसे अब देखो, अब जो है 12 लाख जिसकी इनकम है एनुअली, उसको 0 टैक्स पे करना होगा। तो गवर्नमेंट ने इस पर क्या दिया? टैक्स में रिबेट दी है, टैक्स स्लैब में चेंज आया है। तो टैक्स स्लैब में, किसमें? इनकम टैक्स स्लैब में। द गवर्नमेंट्स बजट रिफ्लेक्ट्स बोथ आउटलेज। तो गवर्नमेंट जो है वो दोनों आउटले लेके चलती है इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग, कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कितनी होने वाली है। और गवर्नमेंट की स्पेंडिंग तो होगी, लेकिन गवर्नमेंट की इनकम कहां से आएगी? ठीक है, तो इन द फॉर्म ऑफ टैक्स रिवेन्यू। तो इनकम कितनी आ रही है गवर्नमेंट के पास टैक्स रिवेन्यू के फॉर्म में, और गवर्नमेंट खर्चा कितना कर रही है, ठीक है, उन पैसों को। तो वो दोनों जो है गवर्नमेंट अपने बजट में शो करती है, ठीक है। लेकिन वो बात अलग है, गवर्नमेंट का इनकम तो प्रॉपर ऑलमोस्ट दिखाया जाता है, लेकिन जो एक्सपेंडिचर है वो उस तरीके से नहीं होता। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट की जब 100 रुपए निकलते हैं ना खर्च होने के लिए, वो एक्चुअल में सिर्फ 10 रुपए खर्च होते हैं। 90% या तो पॉलिटिशियंस के जेब में जाते हैं, या फिर वो जाते हैं गवर्नमेंट ऑफिसर्स की जेब में, ठीक है, क्योंकि आधे से फालतू गवर्नमेंट ऑफिसर क्या होता है? करप्ट होते हैं। अब आगे देखते हैं, तो फिजिकल पॉलिसी की मैं बात करूं यहां पे, तो फिजिकल पॉलिसी इज डिफाइंड एज द पॉलिसी अंडर विच द गवर्नमेंट यूजेस द इंस्ट्रूमेंट ऑफ टैक्सेशन। तो फिजिकल पॉलिसी वो पॉलिसी है जहां पे गवर्नमेंट जो है वो कुछ इंस्ट्रूमेंट जो इशू करते हैं किसी को लेके, टैक्सेशन को लेके, कि भाई टैक्स रेट क्या रहने वाला है, कहां कहां से कितना कितना पैसा आएगा, कॉर्पोरेट टैक्स क्या होगा, इनकम टैक्स क्या होगा, जीएसटी कितना कलेक्शन होना चाहिए, कितना हो रहा है, ठीक है। पब्लिक स्पेंडिंग, पब्लिक पे पैसा कितना कितना खर्च किया जाएगा, ठीक है। एंड पब्लिक बोरोइंग टू अचीव वेरियस ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज, यानी कि पब्लिक बोरोइंग कितनी यूज होगी, ठीक है, ताकि हम अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज को क्या कर सकें, इकोनॉमिक पॉलिसी को अचीव कर सकें। मतलब ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि इकोनॉमिकली ग्रोथ करवाएं अपनी कंट्री को, क्योंकि हर एक कंट्री का मोटिव क्या होता है कि हम इकोनॉमिकली ग्रो करें। यानी कि जैसे बाकी देश जो वेल डेवलप्ड इकोनॉमी में चेंज हो रहे हैं, वैसे भी इंडिया भी क्या है, वेल डेवलप्ड नेशन में आए, पर अभी देखिए डेवलपिंग नेशन में आ रहा है। उसका एक मेन रीजन क्या है? क्योंकि इंडस्ट्रीज उस लेवल पर डेवलप नहीं हो रही है, यानी कि अनबैलेंस ग्रोथ है हमारी कंट्री के अंदर। बैलेंस ग्रोथ कब होती है? जब तीनों सेक्टर पे इक्वली ध्यान दिया जाए, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर हो, ठीक है, चाहे वो हमारा सेकेंडरी सेक्टर हो, चाहे वो हमारा टर्शियरी सेक्टर हो। अभी हमारा सेकेंडरी सेक्टर जो है वेल डेवलप नहीं है, यानी कि इंडस्ट्रीज इस लेवल पे डेवलप अभी नहीं हो रखी हैं। इसके बाद सिंपली पुट इट इज द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन टू अचीव सस्टेनेबल ग्रोथ। इसके बाद गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनाती है कि वो अपनी स्पेंडिंग को, यानी कि अपने खर्चे को और अपनी इनकम यानी टैक्सेशन को इस तरीके से
यूज करेगी कि वो अचीव कर पाए सस्टेनेबल ग्रोथ। सस्टेनेबल ग्रोथ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां पे हम ये डिस्कस करते हैं कि ग्रोथ हो तो इस तरीके से हो कि उसका बेनिफिट आज की जनरेशन को भी मिले और आने वाली जनरेशन को भी मिले। ऐसा ना हो कि ग्रोथ एकदम उससे क्या पीक पे, ठीक है, फिर यूं आ गया, आराम से नीचे गिर गया, तो ऐसी ग्रोथ का कोई बेनिफिट नहीं है। ग्रोथ ऐसी जिसको हम सस्टेन कर पाए लॉन्ग टर्म में, ठीक है। ऐसा ना हो कि भाई आजकल हो क्या रहा है, सबको पैसा छापने में इंटरेस्ट है, या फिर जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है वो हम जो क्या कर रहे हैं, अब एक तरह से मैं बताऊं तो ह्यूमन बीइंग है ना, इस वर्ल्ड का वाहियात जानवर बन चुका है, जो सारे रिसोर्सेज को अपने लालच के लिए एक्सप्लॉइट कर रहा है, जिसका इम्बैलेंस हमें देखने को मिल रहा है हमारे इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग हो, चाहे वो पोल्यूशन लेवल हो, ठीक है, चाहे वो जो बहुत सारे हैबिटेट्स हैं वो सारे खराब कर दिए हमने, एनिमल्स की लाइफ खराब कर दी, अदर एनिमल्स की, ठीक है। तो इसमें क्या आता है हमारे पास कि भाई अचीव तो करो आप गोल्स को, कोई दिक्कत नहीं है, ग्रो करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर वो सस्टेनेबल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो सिर्फ आज आपने ग्रो कर लिया पर आपने पूरे अर्थ की धज्जियां उड़ा दी आने वाले टाइम में, ठीक है, कि वो अब रहने लायक बचा ही नहीं है। अब हमारे पास क्या आता है यहाँ पे, जीडीपी, प्रोडक्शन एंड इनकम। अब जीडीपी में प्रोडक्शन एंड इनकम का क्या रोल है वो समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं जीडीपी का मतलब क्या होता है। तो जीडीपी क्या है, जीडीपी है एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान, मतलब एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान जितने भी फाइनल गुड्स बने हैं, जितने भी फाइनल गुड्स बने हैं, सर्विसेज बनी है, उन सब की फाइनल वैल्यू के सम को हम क्या बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। तो प्रोडक्शन एंड इनकम, तो मेजर ऑफ एग्रीगेट आउटपुट इन द नेशनल इनकम, ठीक है, कि भाई जो भी हमारा एग्रीगेट आउटपुट आया है, टोटल मिलाकर जो भी आउटपुट है वो सब किस अंदर आएगा, नेशनल इनकम के अंदर आएगा। नेशनल इनकम अकाउंट्स इज कॉल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोल के चलते हैं। जीडीपी इज द वैल्यू ऑफ, देखो यहाँ पे दूसरी डेफिनेशन है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड बोल लो, या फिर ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर और अकाउंटिंग ईयर, कुछ भी यूज कर सकते हो आप यहाँ पे। ये हमारी बनेगी जीडीपी की डेफिनेशन, कि जीडीपी के अंदर सम आता है सारे फाइनल गुड्स और सर्विसेज का जो प्रोड्यूस हुए एक इकोनॉमी के अंदर और एक टाइम पीरियड के अंदर। अब क्या था अगला पॉइंट, दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, जीडीपी इज द सम ऑफ वैल्यू एडेड इन द इकोनॉमी। अब जीडीपी क्या है, सम भी है किस चीज का, वैल्यू एडेड इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, कि कितनी वैल्यू ऐड की गई है हमारी इकोनॉमी के अंदर। अब वैल्यू ऐड करने का काम किसका होता है, प्रोड्यूसर्स का, क्योंकि वो गुड्स और सर्विस को बनाते हैं रॉ मटेरियल्स को यूज करके, और इसको हम क्या बोलते हैं, वैल्यू ऐड करना। तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या आता है, जो हमने सीखा भी था कि वैल्यू ऐड जो हमारा एक मेथड भी तो है, प्रोडक्शन मेथड, जिसके जरिए हम नेशनल इनकम निकालते हैं, तो जीडीपी तो आ ही रहेगी इस मेथड से। इसके अलावा जीडीपी इज द सम ऑफ इनकम्स इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। जीडीपी को हम टोटल इनकम से भी निकाल सकते हैं, कि जितनी भी इनकम लोगों ने जनरेट करी, ठीक है, उन सबको अगर हम सम कर दें, ठीक है, तो भी हम क्या कर सकते हैं, हम जीडीपी निकाल सकते हैं, नेशनल इनकम निकाल सकते हैं, जो कि हमने कहां सीखा था, इनकम मेथड के अंदर। अब हमारे पास देखो ये तीन फॉर्म्स हैं, जैसे कि फ्रॉम द कंजप्शन साइड, फ्रॉम द कंजप्शन साइड बोलो या फ्रॉम द एक्सपेंडिचर साइड। जीडीपी इक्वल्स द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, जीडीपी उन फाइनल गुड्स और सर्विस के बराबर है प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, एक टाइम पीरियड के अंदर जो प्रोड्यूस की गई है। दूसरा, फ्रॉम द प्रोडक्शन साइड, जीडीपी इज द सम ऑफ वैल्यू एडेड इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। तो जीडीपी हमारा सम है उन सारी वैल्यू एडेड का जो एक प्रोड्यूसर ने की है एक टाइम पीरियड के दौरान, यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान या फिर एक अकाउंटिंग ईयर के दौरान। अब जो सी पार्ट है वो क्या है, फ्रॉम द इनकम साइड, इनकम साइड के अकॉर्डिंग जीडीपी इज द सम ऑफ इनकम, जीडीपी उन सारी इनकम्स का सम है जो एक इकोनॉमी के अंदर जनरेट किए गए हैं, ठीक है, वो भी एक गिवन पीरियड या फिर एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर। तो ये हमारे पास था जीडीपी का बेसिक सा कंसेप्ट और इस कंप्लीट चैप्टर का रनिंग ऑब्जेक्टिव। लेकिन यहां इस चैप्टर में डिटेल में बात करनी है नॉमिनल एंड रियल इनकम के बारे में, दूसरा जीडीपी की लिमिटेशंस के बारे में, जो हम डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस के अंदर, ठीक है। तो हम मिलेंगे अगली वीडियो में, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए, और उन बच्चों को शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। और कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट हो उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। किसी टॉपिक पे सेपरेट वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारी क्वेरीज क्या होता है दूर हो जाए, ठीक है। मिलेंगे अगली वीडियो में। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है, और नोट्स के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स भी दे सकते हैं। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं ट्रम्प बोर्ड के सामने से।